एक बार आप पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए ना, तो आपकी न जाने कितनी पीढ़ियां इस बैतरनी को पार कर जाए। एमपी सांसद बन गए, विधायक बन गए, तो बेटे के लिए तो मंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। कुछ अमूमन यही हो रहा है देश की पॉलिटिक्स में। 90 के बाद सामाजिक न्याय के जितने पुरोधा सामने आए और जिन्होंने राजनीति की एक बड़ी लकीर खींची, सोशल जस्टिस की लकीर। कि नेता बनने की प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होती है और ना ही आप किसी नूडल्स की तरह 5 मिनट में नेता बन सकते हैं। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें बहुत तपस्या करनी होती है। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सुरक्षित धंधा क्या है, आप कहेंगे आईएएस, आप कहेंगे सरकारी नौकरी, आप कहेंगे आईपीएस, आप कहेंगे बिजनेस और न जाने क्या क्या। लेकिन मुझे लगता है दुनिया का जो सबसे सुरक्षित और संभावनाओं से भरपूर कोई धंधा है तो वह है पॉलिटिक्स। एक बार आप पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए ना, तो आपकी न जाने कितनी पीढ़ियां इस बैतरनी को पार कर जाएगी। उनके लिए आपकी तरह संघर्ष करने की जरूरत नहीं होगी। एक पीढ़ी ने संघर्ष किया, दूसरी पीढ़ी ने मलाई खाया, मार मार के खाया। राजनीति का धंधा ही कुछ इस तरह का। यानी पिताश्री ने यदि एमपी सांसद बन गए, विधायक बन गए, तो बेटे के लिए तो मंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। कुछ अमूमन यही हो रहा है देश की पॉलिटिक्स में। 90 के बाद सामाजिक न्याय के जितने पुरोधा सामने आए और जिन्होंने राजनीति की एक बड़ी लकीर खींची, सोशल जस्टिस की लकीर। सोशल जस्टिस सुनने में बहुत ही खूबसूरत शब्द लगता है। जो समाज के हाशिए पे खड़े लोग हैं, समूह हैं, सामाजिक वर्ग हैं, उनकी सामाजिक हिस्सेदारी और राजनीतिक हिस्सेदारी का सवाल। लेकिन 90 के दौर में जो पुरोधा आए सोशल जस्टिस के, आज उनकी पार्टियां का नेतृत्व किसके हाथ में? सपा का नेतृत्व अखिलेश यादव के हाथ में, राजद का नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथ में, बीजू पटनायक बीजेपी उनका नेतृत्व नवीन पटनायक के हाथ। हालांकि अब वो आगे किसके हाथ में जाएगा एक सवाल जरूर है। झारखंड की बात करें, डीएम गुरु ने जो संघर्ष किया, जो अमानवीय आतना सही और जिस तरीके से आदिवासी समाज और मूलवासी समाज के आवाज बनकर सामने आए, एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की, आज उसके शीर्ष पर कौन है? ये वो सवाल है। और सवाल यह है कि आज का युवा पीढ़ी क्या करे, क्योंकि उसके पास कोई राजनीतिक पार्टी धरोहर के रूप में नहीं मिली है। वह किसी वंशवाद का हिस्सा नहीं है। उसे तो अपने रास्ते खुद ही बनाने पड़ेंगे। और रास्ता बनाना इतना आसान होता है क्या? जरा पूछिए या पढ़िए मुलायम सिंह यादव ने क्या क्या आतना सही थी, लालू यादव ने के हिस्से किस कदर संघर्ष आया था, और शिबू सोरेन, डीएम गुरु, जिन्हें तो देखते ही सी एंड शूट का ऑर्डर दे दिया गया था। उस विपदा और उस चुनौतियों से निकल कर ये लोग सामने आए थे। लेकिन फिर से वही सवाल, आज का युवा पीढ़ी और खासकर झारखंड का युवा पीढ़ी क्या करे? तो इन तमाम सवालों का उत्तर संजय मेहता ने अपने पोस्ट में दिया। संजय मेहता पोस्ट का के ये वीडियो डाले हैं। निश्चित रूप से झारखंड के युवाओं को वीडियो सुनना चाहिए। सुनना इसलिए चाहिए कि पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है और पंचायत चुनाव से ही ग्रास रूट नेताओं उभर कर सामने आएंगे। पंचायत चुनाव से ही नया नेतृत्व सामने आएगा। तो जो युवा हैं,
चाहे वो ओबीसी समाज का हो, एसटी समाज का हो, एससी समाज का हो या समान कैटेगरी का हो, कमर कस लीजिए। यदि आपके अंदर नेता बनने की चाहत है, आप भी चाहते हैं, छोड़िए थ्योरी की बातें, प्रैक्टिकल बात करें, आप भी चाहते हैं कि आपके बेटे के पास भी कोई राजनीतिक विरासत मिले, तो लग जाइए पंचायत चुनाव में और अपने नेतृत्व का लोहा मनवाइए। सुनिए जरा संजय मेहता क्या बोल रहे हैं। कि क्या झारखंड की राजनीति ऐसे ही दोराहे पर खड़ी रहेगी? क्या झारखंड की राजनीति में कुछ परिवर्तन हो सकता है? क्या झारखंड की राजनीति में कुछ नया हो सकता है? क्या यहाँ के नौजवान आगे आकर के कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं? क्या हम लोग मिलकर के कोई प्रयास कर सकते हैं? क्या नेतृत्व का कोई अंकुरन यहाँ पर हो सकता है, या फिर एक बड़ी बदलाव की गाथा हम लोग लिख सकते हैं, या कम से कम उसकी एक बुनियाद तो रख सकते हैं? तो हमने ये कहा था कि झारखंड की राजनीति और देश की राजनीति इस वक्त ट्रांजिशन के फेज में है। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो अब राजनीति शिफ्ट करेगी, क्योंकि आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि जो 90 के दशक के जो नेता थे और नेताओं की जो एक बड़ी जमात थी, वो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि हाशिए पर चले गए, या उनकी उम्र हो गई, कुछ लोगों का देहांत हो गया। तो मैं ये महसूस करता हूं कि राजनीति में अब एक नए नौजवानों की जरूरत है। और जेपी के आंदोलन के बाद, 74 के आंदोलन के बाद इस इलाके ने कोई एक बड़ा आंदोलन नहीं देखा है। तो इस कारण से भी एक लीडरशिप की क्राइसिस आप कह सकते हैं। इस राज्य के अंदर नेताओं की एक घोर कमी है, लीडरशिप, नेतृत्व। देखिए, विधायक और सांसद बनना अलग चीज है, लेकिन नेता होना, एक मास लीडर होना, उसका एक घोर अभाव इस इलाके में दिखाई पड़ता है। और अगर आप पूरे देश के आसपास के इलाकों में गौर करते हैं, या हम अगर बिहार का ही गौर करते हैं, मान लेते हैं, तो आप देखिए कि लालू जी से राजनीति तेजस्वी में शिफ्ट कर गई है। अब नीतीश जी से निशांत में शिफ्ट करने की तैयारी है। उधर मुलायम जी से अखिलेश में राजनीति शिफ्ट हो गई। इधर ममता बनर्जी जी अभिषेक में शिफ्ट कर रही हैं। उधर आपने उड़ीसा में देखा, बिजू पटनायक के बेटे से नवीन पटनायक में शिफ्ट हुई है। झारखंड की राजनीति शिबू सोरेन से हेमंत सोरेन में शिफ्ट हुई है। सो पहली पंक्ति का जो लीडरशिप है वो ऑक्युपाइड हो चुका है। मतलब कि पहली पंक्ति के लीडरशिप में अगले 20-30 बरस तक साधारण लोगों के लिए अब कोई स्पेस दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि जो इस तरीके के पॉलिटिकल डायनेस्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी अपनी राजनीतिक विरासत है, वो उसको छोड़ेंगे नहीं, और इस तरीके से ये राजनीतिक विरासत उनकी आगे बढ़ेगी। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या साधारण पृष्ठभूमि से निकलने वाले लोग, जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, कोई बड़े पूंजीपति नहीं है, तो क्या वो नेतृत्वकर्ता नहीं बन सकते हैं? क्या वो नेता नहीं बन सकते हैं? तो हमने पिछली बार कहा था कि नेता बनने की प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होती है, और ना ही आप किसी नूडल्स की तरह 5 मिनट में नेता बन सकते हैं। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और इसमें बहुत तपस्या करनी होती है। तो नौजवानों से हमने ये आग्रह किया था कि झारखंड में एक बड़ा अवसर है, जहां पर 4345 पंचायतों के अंदर अगले 1 बरस में पंचायत का चुनाव होना है, और उसके बाद जिला परिषद के सीटों पर भी चुनाव होगा। तो 536 जिला परिषद के पद हैं, उसके बाद 63,701 कुल पद है। और अगर जिला परिषद के 536 पदों के बाद देखते हैं तो 5,340 पंचायत समिति के पद हैं, और उसमें फिर आपके पंचायत समिति जितने हैं उसमें 264 प्रखंडों में प्रमुख बनेंगे, और 24 जिलों से निकल करके जिला परिषद सदस्यों में से ही जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेंगे। तो एक बड़ा अवसर, और जो वार्ड सदस्य बनेंगे वो मुखिया बनेंगे। तो नेतृत्व जो है यहीं से निकलता है, पंचायत स्तर पर। कई आपने देखा होगा कि कई नेता जो हैं वो पंचायती व्यवस्था से निकल करके बड़े लीडर के तौर पर डेवलप हुए हैं। तो हमारी राय यह है कि नौजवानों को इस पहलू पर सोचने की जरूरत है। और जब इस पहलू पर हमने संदेश जारी किया तो कई लोगों ने एक चिंता जाहिर की कि भैया क्या ओबीसी का आरक्षण होगा? तो 2022 में हेमंत सोरेन जी की सरकार से एक बड़ी गलती हुई, और उन्होंने ओबीसी का आरक्षण पंचायत में लागू नहीं कराया। और ओबीसी का आरक्षण नहीं लागू होने के कारण ओबीसी की सीटों पर जो है वो जनरल के लिए वो खोल दिया गया, और इसको लेकर के ओबीसी समाज में एक नाराजगी रही। उसके बाद क्या हुआ वो मैं बताना चाहता हूं। इसके बाद आजसू पार्टी की तरफ से सुदेश महतो जी के आग्रह पर आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, जो गिरिडीह के सांसद हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 2022 में, उसकी जो रीट संख्या है मुझे याद है कि 239/2022 ये रीट संख्या है उसकी। और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि जब आरक्षण की व्यवस्था है तो झारखंड सरकार आरक्षण क्यों नहीं दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 2022 के अभी के जो चुनाव, पंचायत चुनाव चल रहे हैं, इसके बाद के जितने भी या तो पंचायत चुनाव या लोकल बॉडी इलेक्शन या नगर निकाय चुनाव होगा तो उसमें झारखंड सरकार को आरक्षण लागू करना होगा। तो आपने देखा होगा कि जब इस बार नगर निकाय का चुनाव हुआ तो उसमें ओबीसी का आरक्षण लागू किया गया और ये आरक्षण आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी और चंद्रप्रकाश चौधरी जी के प्रयासों से ही संभव हो पाया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जब ये डिसीजन दिया तो सरकार इसको देरी करने लगी लागू करने में। उसके बाद हम लोगों ने दबाव बनाया तो फिर ओबीसी आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। ओबीसी के आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद ट्रिपल टेस्ट हुआ और ट्रिपल टेस्ट होने के बाद ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ। तो आपका सवाल है कि क्या 2027 में पंचायत के चुनाव में ओबीसी का आरक्षण लागू होगा? मेरा जवाब है बिल्कुल लागू होगा। क्यों? क्योंकि सरकार को यह लागू करना ही होगा, नहीं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बन जाएगा, नहीं तो अदालत की अवमानना का मामला बन जाएगा। और अगर सरकार नहीं लागू करेगी तो हम लोग जरूर सरकार पर यह दबाव बनाएंगे। तो फिलहाल इस वक्त जब हम लोग 2026 में हैं तो झारखंड की सरकार पर इस बात को लेकर के हम लोगों को दबाव बनाने की जरूरत है कि आप जल्द से जल्द, जिस तरीके से आपने नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट बहुत जल्दी किया, तो झारखंड के 4345 पंचायतों में आपको एक तरीके से कह सकते हैं सर्वे करना है और डेटा इकट्ठा करना है ओबीसी आबादी का। तो उसकी प्रक्रिया को आप तुरंत शुरू करिए ताकि चुनाव आते वक्त कोई देरी ना हो और कहां पर ओबीसी की सीटों को आरक्षित करना है उसका सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग फैसला ले सके। तो नौजवान साथियों, आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अपने नेतृत्व को, अपने नेतृत्व कौशल को और अपने लीडरशिप की क्षमता को निखारने का एक बड़ा अवसर आपके समक्ष है। ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। ओबीसी का आरक्षण 2027 में लागू होगा, किसी भी कीमत पर लागू होगा। और अगर सरकार कोई चालाकी करेगी तो हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी नौजवान साथियों से ये कहना चाहता हूं कि आइए मिलकर झारखंड में एक नेतृत्व की बागडोर को तैयार करते हैं और आने वाले 20-25 वर्ष में यही नेता जो आज तैयार होंगे वो झारखंड को अपनी सेवा देंगे। तो बहुत बड़ा अवसर है, आइए। और हमने पिछली बार भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, जो नौजवान भी पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, किसी भी दल से हो, उनको कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, वो कोई सलाह चाहते हो, वो कोई मार्गदर्शन चाहते हो, उनको ये जानना है कि कैसे चुनाव लड़े, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, नॉमिनेशन कैसे करना है, कैसे पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे, कुछ भी संशय हो, कुछ भी समस्या हो, हमने अपना मेल आईडी और फोन नंबर सार्वजनिक कर रखा है और आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल हम सहायता देंगे और हमारी जो टीम है इस पर बिल्कुल पूरा काम कर रही है और पंचायत चुनाव के ऐसे नौजवान लोगों को हम लोग पूरी तरीके से अवसर देने की एक कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करके, जिसमें भी नेतृत्व की क्षमता हो, कोई जरूरी नहीं कि बहुत वो ग्रेजुएट और पीएचडी किया हो तभी, अगर उसमें नेतृत्व की क्षमता है और उसके पास अगर बहुत ज्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो ऐसे लोगों को भी सामने ला करके चुनाव लड़ाया जाना चाहिए और हम लोग उसको लड़ाएंगे और ये कोशिश कर रहे हैं कि नेतृत्व क्षमता को निखारेंगे। आइए मिलकर इसकी तैयारी करते हैं। आपने सुना, संजय मेहता को लग रहा है यह जो पंचायत चुनाव है और जिस तरह उन्होंने आंकड़े सामने रखे हैं उससे साफ है कि यदि पंचायत चुनाव हुआ तो कम से कम ओबीसी समाज से कई ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो भविष्य की राजनीति को तय करेंगे, निर्देशित करेंगे। आप राजनीति के प्रति जो भी नजरिया रखते हो, लेकिन इतना सच है और संजय मेहता की इस दावे में सच है, इस सलाह में सच्चाई छिपी है कि यदि आप में राजनीतिक छटपटाहट है, यदि आप समाज को बदलने का सपना देखते हैं, यदि आपको लगता है यह सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है इस समाजी राजनीतिक ढांचे में, तो सामने आइए। क्योंकि जैसा कि संजय मेहता ने कहा, राजनीति या राजनेता किसी पाठशाला से नहीं बना जाता। राजनेता और नोडल्स नहीं है जिसे ताबे पे रखे हैं 2 मिनट में तैयार। आपको एक कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो चलिए, आने वाला विधानसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव के लिए आप भी कमर कस लीजिए। शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।